और हाँ, एक मिनट। बताइए हम लोग क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में। कंट्रोल सेगमेंट। तो हम लोग देख रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का सिंटेक्स भी बता दिए थे। कहाँ कौन सा फॉर्मेट चल रहा था? डिसीजन का लास्ट बाकी था सर। डिसीजन का लास्ट बाकी था। ठीक है। सेलेक्ट केस। तो सब पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ओके ओके, कर देंगे। सिलेक्ट कैसा स्टेटमेंट। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इम्प्लीमेंटेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। 10 तो इस पे बहुत ज्यादा स्लो कर दे रहा है। ये 19, यहाँ पर 10 है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे एक कोई प्रोग्राम हम लिख के आपको दिखा देते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे इंपोर्ट्स कर लीजिए। इंपोर्ट्स सिस्टम। अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। जैसे सपोज आपको किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करना है या स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है। ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा ये है। कमेंट सेक्शन में मैं लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET to input employee ID, name, post and basic salary. Basic salary. After that, generate salary slip. For given condition.
फॉर गिवन कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 हो, देन HRA इक्वल टू 40%, DA इक्वल टू 90%, TA इक्वल टू 30%, मेडिकल अलाउंस इक्वल टू 10%। ठीक है, और PF इक्वल टू 10%। राइट, दूसरा कंडीशन है हमारे पास, दूसरा कंडीशन है, मैं इसको कॉपी कर लेना चाहता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अगर बेसिक सैलरी 10,000 हो तो HRA दे दिया 30%, DA दे दिया 80%, TA दे दिया 20%, मेडिकल अलाउंस दे दिया 8%। थर्ड, कंट्रोल V, अदरवाइज। अब मैं अदरवाइज यहां पर लिख देता हूं, अदरवाइज HRA होगा हमारा 20%, DA होगा 70%, TA होगा 10%, मेडिकल अलाउंस होगा 5%। राइट, यही प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो चलिए कोडिंग हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बेसिक सैलरी इनपुट करना है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और पोस्ट। वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाए, डिम डिम डिम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिम हो गया रोल नंबर, नहीं क्या था, एम्प्लॉय आईडी, EMPID एज, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा, फिर हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप का है एक साथ लिख लेते हैं, EMPID नेम पोस्ट। इसके बाद बेसिक सैलरी BS GS ग्रोस सैलरी निकालेंगे और नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी HRA DA TA MA PF एज सिंगल, जो रियल टाइप के वैल्यू को रखेगा। राइट, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। आप इनपुट लो, इनपुट लेने के लिए जानते हो। ठीक है, EMPID इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है,
कंसोल डॉट क्यों नहीं आ रहा है जी? डेडलाइन नहीं आ रहा है नेम स्पेस 10 में। कंसोल डॉट रीड लाइन। एक चीज ध्यान दो, 10 में यहाँ पे ऐसे लिया, लेकिन उस तरह से भी लेना चाहिए। सिस्टम डॉट कंसोल, मैंने कंसोल क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया, तब यहाँ पे रीड लाइन आ रहा है। अगर मैंने कंसोल को यहाँ से हटा दिया, केवल नेम स्पेस यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कंसोल, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वाई? कंसोल डॉट, तो ये 10 का ये समझो कि ये डिमेरिट है, तो यहाँ पर तुमको इंपोर्ट करना होगा सिस्टम डॉट कंसोल। ये 19 में ऐसा नहीं होता है, रीड लाइन, ठीक है। 19 में दोनों फैसिलिटी है। आप यहाँ पे सिस्टम नेम स्पेस इंपोर्ट करोगे तो डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस करोगे कंसोल डॉट रीड लाइन, लेकिन यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब तुम उसके मेथड को यूज करोगे। इसके बाद हमारा क्या है, नेम इक्वल टू रीड लाइन, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। अभी तो हम क्लास में हैं सर, क्लास ले रहे हैं। पोस्ट इक्वल टू रीड लाइन, पोस्ट इक्वल टू रीड लाइन। इसके बाद बेसिक सैलरी बीएस इक्वल टू, तो इसको कन्वर्ट करना होगा ना, आप जानते हो। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैल फंक्शन, और यहाँ पे लिखना होगा रीड लाइन, राइट। इनपुट ऑपरेशन तो हो गया। अब लॉजिक तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, बस सिंटेक्स अलग है। इफ टैब प्रेस करेंगे, इफ का सिंटेक्स आ जाएगा। 2 बार टैब प्रेस करोगे तो इफ का सिंटेक्स आ जाएगा। आ गया इफ का सिंटेक्स। अब ट्रू में कंडीशन दो। कंडीशन क्या तुमको देना है, अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 20,000 हो, तो एक्स्ट्रा अलाउंस कितना मिल रहा है, HRA निकाल लीजिए। HRA इक्वल टू HRA मल्टीप्लाई 40/100। उसी तरह से आप DA निकाल लो। DA इक्वल टू यहाँ पे गलत हो गया, बेसिक सैलरी का एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा है, BS लिखो, और यहाँ पर भी BS मल्टीप्लाई, ठीक है, 90/100, ठीक है, ये भी हो गया। TA निकाल लिया जाए, BS मल्टीप्लाई 30/100। TA के बाद आपका है मेडिकल अलाउंस,
एम ए इक्वल टू बी एस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना था 10/100। इसके बाद पीएफ इक्वल टू बी एस मल्टीप्लाई, ठीक है, 10/100, राइट। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, इफ का थर्ड फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पर लिखना होगा मुझे एल्स इफ, ये चीज मुझे लिखना है, राइट, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ, फिर आप आ जाओ, फिर मैंने कॉपी किया, इसको पहले सुधार कर लो। अगर बेसिक सैलरी 20,000 नहीं, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ पर HRA हमारा 30% है, DA हमारा 80% है, और TA हमारा 20% है, और मेडिकल अलाउंस हमारा 8% है, और PF हमारा है, यहाँ पे PF है 10%, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंडीशन, ठीक है। एल्स, कहाँ लिखा है एल्स, और केवल हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल V। HRA हमारा 20% है, TA हमारा 70% है, TA हमारा 10% है, मेडिकल अलाउंस हमारा 5% है, PF हमारा 10% है, राइट, क्लोजिंग। तो यही सिंटेक्स है, आप देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंडिप, अब यहाँ पे ग्रोस सैलरी निकाल दो इफ के बाहर, GS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे को ऐड कर दीजिए। अब मीटिंग को मैं लॉक कर रहा हूँ जी, ये बार बार डिस्टर्ब एक एक करके एडमिट करना, ये कोई टाइम है अभी ज्वाइन करने का? लॉक मीटिंग, माइक ऑफ रखो, ठीक है। GS इक्वल टू BS प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस MA प्लस PF। तुम जानते हो ग्रोस सैलरी निकल जाएगा, नेट सैलरी क्या हो जाएगा, ग्रोस सैलरी माइनस PF। तुम जानते हो कि PF तुरंत नहीं मिलता है, जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है सैलरी, वो तुम्हारा नेट सैलरी है, और ग्रोस सैलरी आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना बनता है, तो GS माइनस PF, राइट। अब इसको क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा, इस चीज को प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए आप जानते हो, राइट लाइन मैसेज दो, हेलो सर। हाँ बोलो। सर गलती से लीव हो गए हैं और आप लॉक कर दिए हैं सर। हम रोशन बोल रहे हैं बैच 1 से। नहीं, अटेंडेंस तो 74 का 74 है।
सर हम अभी लीव किए हैं, गलती से पूछ लीजिए किसी से, ज्वाइन किए थे हम। थैंक यू सर, अलाउ कर दीजिए। राजवल्लभ कुमार, शांतनु कुमार, चलो तुमको मैं रिमूव अब करता हूं, तुम लोग को रिमूव रिमूव। हम एडमिट करते रहेंगे, पढ़ाते रहें, टाइम 15 मिनट तक रिलीफ देंगे, उसके बाद नहीं, 15 मिनट पर नेक्स्ट क्लास। ऐसा नहीं है कि पढ़ाते रहें और हम एडमिट करते रहें, 15 मिनट केवल डिले होगा। सैलरी इक्वल टू, हाँ क्या था, सैलरी स्लिप ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू लाइन के लिए तुम जानते हो क्या यूज करते हैं हम लोग, वीबी न्यू लाइन, वीबी न्यू लाइन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया वीबी न्यू लाइन, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेट किया वीबी न्यू लाइन, वीबी न्यू लाइन, यहाँ पे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर छूट गया है, राइट। फिर आगे बढ़ो, अब प्रिंट कराओ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी, वीबी न्यू लाइन। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी यहाँ से इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम है, नेम दे दो, कंट्रोल वी, नेम के बाद दे दो पोस्ट, पोस्ट के बाद दे दो सैलरी, बेसिक सैलरी मैं दे देता हूँ, बेसिक सैलरी, वेरिएबल है आपका बीएस, कंट्रोल भी। मैं एचआरए डीएटीए नहीं प्रिंट करा रहा हूँ, आप उसी तरह से प्रिंट करा लेना, बस लास्ट में ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी दे देते हैं।
ग्रोस सैलरी जीएस, आगे बढ़िए, कंट्रोल भी, नेट सैलरी, नेट सैलरी एनएस, ठीक है। अब आगे न्यू लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिए। प्रोग्राम हमारा रेडी है, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में टाइम लगता है। मैसेज हम लोग लगता है नहीं दिए थे, मैसेज नहीं दिए थे इंटर एम्प्लॉय नहीं आईडी, सर, वो नहीं दिए थे। ठीक है। तो मैसेज हम लोग दे देंगे, अभी ऐसे ही मैं ये रन करा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी मान लो कि मैंने दिया E-101, ठीक है। नेम में मैंने दे दिया XYZ, ठीक है। पोस्ट में मैंने दे दिया मैनेजर, सैलरी मैंने दे दिया 40,000, इंटर सैल। अब देखिए आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं किया यहाँ पे। आप जानते हो आउटपुट स्क्रीन, मैंने एक चीज बताया था आपको कि 19 में फैसिलिटी है कि आउटपुट स्क्रीन बाय डिफॉल्ट होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा रीड की, एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए वेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज भी कर देते हैं हम, मैसेज में दे देता हूँ राइट लाइन के साथ, राइट लाइन, और यहाँ पर मैसेज है इंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी, एंड बेसिक सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज तो हो गया, अब हम लोग इसको रन कराते हैं। पूछा इंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने लिया E-101, ठीक है। नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया आशीष, पोस्ट मैंने दे दिया प्रोग्रामर, इसके बाद मैंने सैलरी दे दिया 40,000। आ गया डिटेल्स, सैलरी स्लिप ऑफ सितंबर मंथ, एम्प्लॉय आईडी E-101, नेम आशीष, पोस्ट प्रोग्रामर, बेसिक सैलरी 40,000 था जो इंटर किए। ग्रोस सैलरी इसका बन गया 1,12,000, नेट सैलरी इसका आ रहा है 1,08,000, ठीक है। और HRA DA प्रिंट करा सकते हैं, राइट। चलिए इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे लगता है कि इफ का फॉर्मेट आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।
स्क्रॉल करें, Yes, sir. ये रहा, ठीक है। और राइट साइड में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो उसी तरह से प्रिंटिंग का काम होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से आप प्रिंट करा लीजिएगा सारे डिटेल्स को। चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट VB.NET का इसका 3 फंक्शन होता है। अभी तक C++, जावा में और पाइथन में पढ़े हैं स्विच केस स्टेटमेंट? कोई बताओ, पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट पढ़े हो? No, sir. क्यों? क्यों नहीं पढ़े पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट? पढ़े हैं सर। पढ़े हैं, कौन बताए? बोलिए। आशीष Yes. कुमार, पढ़े हो आशीष स्विच केस पाइथन में? Yes, sir. और कोई भी पढ़े हैं? सी में पढ़े हैं सर। हम्म, सी में पढ़े हैं सर। C++, जावा सभी में पढ़ा होगा। पाइथन डज नॉट सपोर्ट नहीं। स्विच केस स्टेटमेंट। पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट होता ही नहीं है, तो कहां से आप पढ़ लेंगे? तो C++, जावा में स्विच केस स्टेटमेंट होता है, राइट। PHP में स्विच केस स्टेटमेंट होता है, जावास्क्रिप्ट में स्विच केस स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे VB.NET में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट होता है। और C++, जावा में आप दो ही वैल्यू को केवल मैच कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर जानते हो, यहाँ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन क्या है? फर्स्ट में तो वैल्यू तुम मैच करा ही सकते हो, वैल्यू आप मैच करा ही सकते हो। दूसरा, कंडीशन भी चेक कर सकते हो, जैसे इफ में कंडीशन चेक करते हो। और थर्ड में तुम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। पहले उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है कि उस फाइल से मैं आपको दिखा देता हूं। माई क्लास, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट? दे रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं, लूपिंग स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, जंपिंग स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का 4 पार्ट पढ़ चुके हो, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ, लैडर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट तुमको देखना है, सिंटेक्स इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात रहा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो ये सब सिंपल प्रोग्राम आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इतना आप काबिल हो चुके हैं कि इफ को सिंटेक्स जान जाने के बाद आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड
सिंटेक्स भी है, ये रहा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ध्यान दो सभी लोग, मैंने बोला कि सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का 3 सिंटेक्स होता है, राइट। सिंटेक्स 1 फॉर मैचिंग वैल्यू, जो सी में, और 2 ही तरह के वैल्यू मैच कराते हैं C++ में, एक कैरेक्टर टाइप का और एक इंटीजर टाइप का। जावा में एक फैसिलिटी है कि तुम स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर मैचिंग वैल्यू सेलेक्ट केस दोगे और यहाँ पे वेरिएबल दोगे, राइट। केस के साथ वैल्यू देंगे, केस वैल्यू 1, अगर वैल्यू मैच कर जाएगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और इमीडिएटली तुम इससे बाहर हो जाओगे। C++ में स्विच केस से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड यूज करते थे। अगर ब्रेक नहीं यूज करते थे तो नेक्स्ट केस भी चेक होता था, राइट। अगर इसमें वैल्यू मैच कर गया तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएंगे। अगर मैच नहीं करेगा तो नेक्स्ट केस पे आओगे, क्लियर। इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अगर मैच करेगा तो। इसी तरह से मोर देन 1 वैल्यू मैंने स्पेसिफाई किया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। केस वैल्यू n, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। याद करो स्विच में क्या होता था, डिफॉल्ट पार्ट होता था। स्विच केस में क्या होता था, डिफॉल्ट पार्ट होता था, और वो डिफॉल्ट पार्ट, ठीक है, कब एग्जीक्यूट करता था, जब कोई भी केस मैच नहीं करता था, ठीक है। इफ एनी केस डज नॉट मैच देन डिफॉल्ट पार्ट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। और जो लास्ट में डिफॉल्ट पार्ट लिखते हैं, कोई बता सकता है कि डिफॉल्ट पार्ट को क्या लास्ट में ही लिखा जा सकता है कि और कहीं पर भी लिख सकते हैं C++ जावा? लास्ट में सर, लास्ट में। और हम बीच में लिखना चाहते हैं तो सर नीचे वाला छोड़ देगा सर। मैं बता देना चाहता हूं, स्विच केस स्टेटमेंट का डिफॉल्ट पार्ट तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, बीच में कहीं पे भी, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में। अगर कोई केस नहीं मैच करेगा और तुम पहले भी अगर डिफॉल्ट पार्ट लिख दिए हो तो वो पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप इस चीज को चेक करके मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। डिफॉल्ट पार्ट कहीं पर भी तुम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम स्विच केस के लास्ट में ही लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं केस वैल्यू n। अगर वैल्यू, हाँ, अगर कोई भी केस नहीं मैच करेगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पर क्या होता है, केस एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे तो स्टार्टिंग एंडिंग का लिबरेशन नहीं होता है, इसका क्लोजिंग किससे किया गया है, एंड सेलेक्ट से किया गया है। इफ का क्लोजिंग एंड इफ से होता है, उसी तरह से सिलेक्ट केस का क्लोजिंग किससे होगा, एंड सेलेक्ट से होगा, राइट। देखो तो यहाँ पर कहाँ पे थे, प्रोग्राम तुम लिख लेना, ये PDF मैं आज शेयर करूंगा, इसी से मैं समझा देता हूं, इसी से समझा दूं, कोई दिक्कत? या प्रोग्राम लिख कर बताएं या इससे समझा दें? समझा दीजिए। हो जाएगा सर इसी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिम CHH कैरेक्टर, मान लो कि आपको चेक करना है कि कोई भी कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, चेक करना है। तो देखो यहाँ पर डिम CHH कैट डेटा टाइप मैंने यूज किया, एक एक स्टेप देखो तुम, राइट लाइन इंटर एनी अल्फाबेट, कोई अल्फाबेट कैरेक्टर आपको इंटर करना है, ठीक है। याद करो मैंने आपको बताया था कि एक रीड लाइन मेथड होता है कंसोल का, और एक क्या होता है, रीड होता है। एक रीड लाइन होता है और एक क्या होता है, रीड। तो रीड लाइन के थ्रू स्ट्रिंग इनपुट होता है और रीड के थ्रू कैरेक्टर इनपुट होता है, ठीक है। याद करो अगर जावा में कैरेक्टर इनपुट लिया होगा तो कुछ याद है, डेटा इनपुट स्ट्रीम का एक मेथड होता था रीड मेथड,
और रीड लाइन के द्वारा स्ट्रिंग इनपुट लेते थे, रीड के द्वारा क्या इनपुट लेते थे, कैरेक्टर। तो वहां पर भी टाइप कास्टिंग करना पड़ता था। किए थे यस और नो? Yes, sir. रीड मेथड जब आप यूज किए होंगे तो वहां पर लिखे होंगे, रीड के पहले ब्रैकेट लगाकर कास्ट ऑपरेटर में आप इंट लिखे थे या नहीं, कैर लिखे थे, कैर। Yes, sir. उसी तरह से यहाँ रीड के द्वारा जो भी तुम इनपुट लोगे, अगर कैपिटल ए इंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप में वो इनपुट होगा, आस्की वैल्यू में। कैपिटल ए तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू यानी 65। तो कैर, तो उस आस्की वैल्यू को उस इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए CHRW एक मेथड होता है, जो आगे हम कैरेक्टर फंक्शन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के द्वारा हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तभी CH में स्टोर हो गया, राइट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट में मैंने यहां पर क्या दिया, CH दिया। मैंने क्या दिया, CH दिया। ठीक है, और यहां पर देखो, याद करो तुम C++ जावा में अगर एक केस के साथ मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई करते थे तो सभी वैल्यू के साथ आपको केस कीवर्ड देना पड़ता था। लिखते थे केस ए, फिर न्यू लाइन में क्या लिख, कोलन साइन देकर फिर क्या लिखते थे, केस ई, फिर कोलन साइन देकर क्या लिखते थे, केस आई लिखते थे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर केस कीवर्ड के द्वारा जो वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, अगर मल्टीपल वैल्यू तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो और तुम जान रहे हो कि AEIOU के केस में एक ही कॉमन मैसेज आएगा, वॉवेल, तो हर बार वॉवेल मैसेज क्यों लिखेंगे, हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही साथ केस कीवर्ड के द्वारा मैंने स्पेसिफाई कर लिया, स्मॉल हो या कैपिटल, यानी 10 वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर लिया। अगर 10 में से कोई भी मैच करेगा तो क्या मैसेज आएगा, वॉवेल। और यहां पर देखो कंसोल पे, अगर तुम मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराना चाहते हो, कैसे जावास्क्रिप्ट में आप अलर्ट यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट यूज करते हो, जावा में शो मैसेज डायलॉग यूज करते हो, तो यहाँ पर VB.NET में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैं बताऊंगा इसको, मैसेज बॉक्स डॉट शो और वॉवेल, ये मैसेज जो आएगा आपका डायलॉग बॉक्स में आएगा, मैसेज डायलॉग बॉक्स में आएगा, राइट। और केस एल्स में मैंने क्या दे दिया, अगर AEIOU मैच नहीं करेगा तो मैसेज क्या प्लेस आउट करेगा, कॉन्सोनेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए अब दूसरा, पहले हम सिंटेक्स समझा देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास पे इस पे हम प्रोग्रामिंग आपको करा देंगे। पहले इस सिंटेक्स को समझ लो। दूसरा सिंटेक्स मैंने क्या बोला, दूसरा सिंटेक्स मैंने बोला फॉर स्पेसिफाइंग रेंज, रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के साथ रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग टू कीवर्ड यूज करते हैं। टू, कहां से कहां तक, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई रेंज। देखो तो सिलेक्ट केस वेरिएबल, अगर तुम किसी स्टूडेंट का मार्कशीट कैलकुलेट करना चाहते हो और मैंने कंडीशन दे दिया कि अगर उसका परसेंटेज मार्क्स 90 या 90 से ऊपर है तो एक्सलेंट, अगर 90 से नीचे है, 90 से नीचे है और 75 तक है तो वेरी गुड, और फिर 75 से नीचे है 60 तक है, गुड। तो इसको भी तुम स्विच केस स्टेटमेंट से, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट से बना सकते हो, लेकिन C++ जावा में नहीं बना सकते हो। उसके लिए एनी हाउ तुमको इफ कंडीशन यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी है, तो देखो तो यहाँ पर सिलेक्ट केस वेरिएबल क्या दिया गया है, केस वैल्यू 1 टू वैल्यू 2, स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग रेंज दोगे और एंडिंग रेंज दोगे। अगर उस वेरिएबल का वैल्यू इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट केस पे आएगा। यहां पर अगर रेंज सेटिस्फाई कर रहा है स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मोर देन वन वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, राइट। और केस एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देखो इसका भी एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे,
यही स्टूडेंट का मार्कशीट मैंने बनाया है। ये सीनियर स्टूडेंट्स को मैंने प्रोग्राम बनाकर दिखाया था, उसके बाद पीडीएफ मैंने बनाकर भेज दिया था। ये प्रोग्राम किस पे किया गया था? एडिटर वो विजुअल स्टूडियो में किया गया था, और ये सिंटेक्स लिखने के बाद मैंने इसको एक वहां से कट कर दिया था। मैंने प्रोग्राम बता दिया, उसको कट करके यहाँ पर रख दिया। वही प्रोग्राम है। डिम रोल एज इंटीजर, एनएम एज स्ट्रिंग, सीएस एज स्ट्रिंग, सी सीपीपी, जावा, वीबी, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क, राइट। राइट लाइन में मैसेज है इंटर रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड मार्क्स ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। रोल नंबर याद करो, ठीक है। हाँ देखो, यही यूज कर रहे थे। मुझे C#.NET का बात याद आ जा रहा था। एक बोले थे ना कि वैल फंक्शन को छोड़कर और दूसरा मेथड भी है कन्वर्ट करने के लिए। तो दो मेथड जो मैं अप्लाई कर रहा था, एक कन्वर्ट क्लास को यूज कर रहा था, convert.toInt32 होता है, वो C#.NET में होता है। int parse भी C#.NET में होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मेथड है जो तुम पढ़ोगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो cint यूज करोगे। वैल क्या करता है? वैल तो स्ट्रिंग वैल्यू को सीधे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू तुम इनपुट लोगे रीड लाइन के द्वारा तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर रियल टाइप का वैल्यू तुम इनपुट लोगे तो वो न्यूमेरिकल में ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन cint क्या करेगा? ये इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा, राइट। तो आप इसके वैल के जगह cint भी यूज करोगे। आगे हम बहुत सारा मेथड्स आपको बताएंगे। नेम को तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, कोर्स को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। सी सीपीपी, जावा, वीबी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लिए, बिल्कुल तुम देख रहे हो। टोटल मार्क्स सी सीपीपी, जावा, वीबी को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आगे बढ़ो, देखो पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तब। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। मेहनत कीजिए, हर प्रोग्राम को बनाइए। तो देखिए .NET, ठीक है, बहुत अच्छा से आप पढ़ लोगे। PM = TM/4। PM जब हम बोलेंगे अटेंडेंस के लिए तभी अटेंडेंस लोगे, क्योंकि 75 स्टूडेंट ज्वाइन किया है, 5 स्टूडेंट ये हो गया है, ठीक है। जब हम बोलेंगे अटेंडेंस लेने के लिए उसी समय अटेंडेंस लोगे। PM = TM/4, राइट। परसेंटेज मार्क्स = TM/4। सेलेक्ट केस PM, राइट, ठीक है। चलो परसेंटेज मार्क्स के अनुसार तुमको ग्रेडिंग देना है। तो केस 90 to 100, अगर 90 से 100 के बीच में, मैंने क्या बोला था कि जिसका परसेंटेज मार्क्स 90 या 90 से ऊपर है, अगर 90 से लेकर 100 तक है तो रिमार्क में क्या जाएगा? एक्सीलेंट। अगर 75 से लेकर कहां तक? 89 तक। 75 से लेकर कहां तक बनेगा? 89 तक। 90 हो जाएगा तब तो एक्सीलेंट हो जाएगा। और 90 से नीचे यानी 75 तक रहेगा तो क्या होगा? वेरी गुड। 60 से लेकर 74 तो रिमार्क क्या होगा? गुड। 45 से लेकर 59 क्या होगा? पुअर। और के सेल्स में क्या दे दिए? रिमार्क फेल। क्लियर है ना? समझ रहे हो? यस सर। अब इसके बाद फॉर स्पेसिफाइंग कंडीशन। कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करोगे? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के द्वारा कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ईच कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? ईच कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन, ठीक है। सिलेक्ट केस वेरिएबल दिए, देखो कैसे हम लोग यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। केस इज दोगे, उसके बाद ऑपरेटर दोगे, वैल्यू दोगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। केस इज ऑपरेटर वैल्यू 2, ठीक है। यहां पे इज कीवर्ड यूज करेंगे। और कैसे, देखो कैसे बनाया गया है, यहां पर उसी प्रोग्राम को बनाया गया है। अभी तो रेंज के द्वारा, देखो यहां पर कैसे बनाए हैं। देखो तो यहां तक तो सब सेम है। सेलेक्ट केस PM, परसेंटेज मार्क्स, देखो केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इज यहां रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे वेरिएबल को,
ये तुम्हारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? ईच, तो परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो क्या प्रिंट करेगा? एक्सेलेंट। अगर नहीं है तो नेक्स्ट केस पे आओगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यस, वेरी गुड, अगर ये कंडीशन रहेगा तो। केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, रिमार्क गुड। केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, रिमार्क पुअर। केस एल्स, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यही स्विच केस, यही सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है। तो VB.NET का सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का 3 फंक्शन होता है। एक वैल्यू को मैच कराने के लिए, एक कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, एक रेंज स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसका इंप्लीमेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, और PDF को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir.